सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कुछ कमेंट्स में मुझे कहा गया था कि वैम्पायर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वैम्पायर की कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी, और अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर से करें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो ये वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ऑस्टिन को एडवेंचर पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो अलग अलग जगह एडवेंचर पर जाता रहता था। उसने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी और वो एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए जा रहा था। उसने उस फॉरेस्ट के बारे में कई सारी बातें सुनी थी, जैसे वो फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अजीब था। लोगों का कहना था कि उस फॉरेस्ट में काफ़ी अजीब चीज़ें पाई जाती हैं। वो जो फॉरेस्ट था वो पूरे शहर में बदनाम था, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। लेकिन ऑस्टिन अपने एडवेंचर के शौक़ को पूरा करने के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहा था। कार को ड्राइव करते करते वो उस जंगल के पास पहुँच गया और उसने अपनी कार को जंगल के बाहर ही पार्क किया और उसके बाद वो सीधा उस जंगल के अंदर अपना ज़रूरी सामान लेकर चला गया। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ऑस्टिन ने कहा, हाँ, बहुत दिनों बाद एक अच्छी जगह मिली है, आज बहुत मज़ा आएगा कैंपिंग करने में। वो जंगल के अंदर जा ही रहा था, तभी अचानक से उसे चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जो चमगादड़ का झुंड था वो ऑस्टिन को अंदर जाने नहीं दे रहा था। बार बार वो चमगादड़ आवाज़ कर रहे थे और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि कुछ मिनट के लिए ऑस्टिन बहुत ही ज़्यादा डर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सारे चमगादड़ वहाँ से चले गए। ऑस्टिन डर तो गया था, लेकिन उसे किसी भी तरह से उस जंगल के अंदर जाना था, इसलिए उसने फिर से हिम्मत को जुटाया और वो जंगल के अंदर चला गया। वो जंगल अंदर से बहुत ही ज़्यादा घना था और उस जंगल को देखकर ऑस्टिन ने कहा, ऐसे ही जंगल की तो मैं तलाश कर रहा था। इतने सालों से मैंने इतने जंगलों में कैंपिंग करी, लेकिन कोई भी मुझे इतना खास नहीं लगा जितना खास ये जंगल लग रहा है। मज़ा आ गया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जंगल के काफ़ी अंदर जाकर उसे एक तालाब दिखा और उसने फैसला किया कि वो उसी तालाब के पास में ही अपना टेंट जो है वो उसे लगाएगा। उसने पहले तालाब को अच्छी तरह से जांचा परखा, कहीं कोई उसमें खतरा ना हो, और पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उसने वहाँ तालाब के पास में टेंट को लगाया। वो अपने साथ खाने का सामान लेकर आया हुआ था और टेंट लगाने के बाद वो उसी खाने को खाने लगा। वो आसमान के तारों को गिन रहा था और गिनते गिनते उसे नींद आने लगी और फिर वो टेंट में चला गया। वो सोच ही रहा था कि वो सुबह क्या क्या करेगा, और यही सब सोचते सोचते वो सो गया। जब सुबह हुई और वो अपने टेंट से निकला तो उसने देखा कि उसके टेंट के बाहर किसी के पैरों के निशान थे, और उन निशानों को देखकर ऑस्टिन को इतना तो समझ आ गया था कि कोई रात के वक्त उसके टेंट के आसपास आया था। अपना जो सामान था उसे अच्छी तरह से देखा, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं था, लेकिन अपना सामान चेक करने के बाद उसने देखा कि उसका सारा सामान एकदम सही सलामत था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। अब ऑस्टिन सोच में पड़ गया था कि आखिर रात के वक्त उसके टेंट के पास आया कौन था। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सामान उठाया और सामान उठाने के बाद वो जंगल में आगे बढ़ गया।
जंगल में जाते जाते उसे एक आदमी मिला और उस आदमी को देखकर ऑस्टिन ने कहा, हे पीछे देखो, इधर इधर। और फिर उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर ऑस्टिन ने उस आदमी से कहा, मेरा नाम ऑस्टिन है, तुम कौन हो? क्या तुम भी यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हो? और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ मैं भी यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए ही आया हूँ। बहुत बातें सुनी थी इस जंगल के बारे में कि यहाँ पर काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए, क्या पता 2-3 मिस्टीरियस चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस जो है वो मैं भी कर लूँगा। ऑस्टिन ने जब ये बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी लोगों की बातों में आ गए, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने भी सोचा था कि यहाँ पर कुछ अजीब होगा, कुछ मिस्टीरियस होगा। क्या तुम रात को मेरे टेंट के पास आए थे? और फिर उस आदमी ने कहा, नहीं मैं तो तुम्हारे टेंट के पास नहीं आया, मैं तो तुम्हें अभी देख रहा हूँ, पहली बार देखा है मैंने तुम्हें। और फिर ऑस्टिन ने कहा, अच्छा अगर तुम नहीं थे तो कौन था? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हुआ क्या है? और फिर ऑस्टिन ने बताया, अरे वो कुछ नहीं यार, मैं रात को खाना खाकर सो गया और सुबह उठकर जब मैंने देखा तो मेरे टेंट के बाहर किसी के पैरों के निशान थे, जो कि साफ साफ गवाही दे रहे थे कि रात के वक्त टेंट के पास कोई आया था। और फिर उस आदमी ने कहा, तो अपना सामान चेक करो, मुझे तो लगता है कोई चोर वगैरह होगा। और फिर ऑस्टिन ने कहा, अरे नहीं, मैंने चेक किया तो जितना भी मेरा सामान था वो सब सही सलामत है। और फिर उस आदमी ने कहा, देखो मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि तुमने कहाँ टेंट लगाया था और तुम कौन हो। मैं तुम्हारे टेंट के पास नहीं आया। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो मेरे जूते देख लो, ये मेरे पैर देख लो, मेरे पैरों को और उन निशानों को मैच करके देख लो। और फिर ऑस्टिन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उस आदमी ने कहा, तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। और फिर ऑस्टिन ने कहा, तो अच्छा तुमने कितने दिन कैंपिंग करी यहाँ पर? और फिर उस आदमी ने कहा, काफ़ी कम ही दिन हुए, तकरीबन 3 दिन से कर रहा था और आज मैं जा रहा हूँ। और फिर ऑस्टिन ने कहा, सिर्फ 3 दिन? इतने में क्या होता है, मैं तो कहता हूँ मिलकर यहाँ पर कुछ दिन और बिताते हैं। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, अरे नहीं, मैं और दिन नहीं रुक सकता, मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं ज़रूर रुकता तुम्हारे साथ। और फिर ऑस्टिन ने कहा, चलो ठीक है, अगर ज़रूरी काम है तो तुम जाओ, मैं अकेले ही कैंपिंग करूँगा यहाँ पर कुछ दिनों तक। वो आदमी वहाँ से चला गया और ऑस्टिन आगे बढ़ गया। काफ़ी देर तक वहाँ ऑस्टिन जंगल में घूमता रहा और उसे उस जंगल में काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसा जंगल उसने पहली बार देखा था। और फिर शाम हो गई। शाम के वक्त ऑस्टिन टेंट लगाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगा और वो टेंट लगा ही रहा था, तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगी और मौसम जो था वो ख़राब होने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। ऑस्टिन ने जब ख़राब मौसम देखा तो उसने कहा, अरे यार अब क्या करूं? टेंट भी लगाऊंगा तो इतनी तेज़ हवा है कि टेंट उड़ जाएगा, मुझे कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। वो किसी पेड़ के नीचे रात गुजारने की सोच रहा था और इसलिए वो एक बड़े पेड़ की तलाश करने लगा और पेड़ को ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा घर था और उस घर को देखकर ऑस्टिन को कुछ समझ नहीं आया। वो अपना सर खुजाने लगा कि आखिर इतने घने जंगल में आखिर ये बड़ा सा घर कहाँ से आया।
और इतना बड़ा घर, आखिर कौन रहता होगा इसके अंदर। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और बारिश शुरू हो गई। अपने आप को बचाने के लिए ऑस्टिन ने सोचा कि चलो उस घर के मालिक से मदद मांगी जाए। ऑस्टिन गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और फिर ऑस्टिन ने कहा, हेलो, कोई है अंदर? मुझे आपकी मदद चाहिए। असल में बाहर बहुत मौसम ख़राब है, तो क्या मैं आपके घर में कुछ देर रुक सकता हूँ? ऑस्टिन ने ये बात बोली, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। ऑस्टिन ने फिर से कोशिश करी और कहा, कोई है? कोई अंदर है? अरे यहाँ बाहर बहुत मौसम ख़राब है, क्या मैं आपके घर के अंदर कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? जब ऑस्टिन ने ये बात फिर से बोली तब फिर से कोई जवाब नहीं आया और फिर ऑस्टिन परेशान हो गया। ऑस्टिन ने सोचा कि चलो यार, घर में कोई होगा नहीं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक से घर का जो दरवाज़ा था वो अपने आप खुल गया और फिर ऑस्टिन ने देखा कि घर के अंदर एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की ने ऑस्टिन को हाथों से इशारा करते हुए अंदर बुलाया। अब ऑस्टिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीच घने जंगल में ये बड़ा सा घर और उस घर के अंदर की ये लड़की, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। ऑस्टिन ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से उस घर के पास एक बड़े से पेड़ पर एक बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने से वो पेड़ जलकर राख हो गया और फिर बिजली के डर से ऑस्टिन तुरंत उस घर के अंदर चला गया। और जैसे ही ऑस्टिन उस घर के अंदर आया तो उसने अंदर का नज़ारा देखा तो घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और उसके बाद ऑस्टिन ने कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर में आने दिया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं चला जाऊँगा। और फिर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उस लड़की ने आँखों से इशारा किया और एक सोफ़े पर देखने के लिए कहने लगी। और जैसे ही ऑस्टिन ने उस सोफ़े पर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक टॉवल पड़ा हुआ था। बारिश की वजह से ऑस्टिन काफ़ी ज़्यादा भीग गया था और फिर उस लड़की ने कहा कि अपने आप को पोंछ लो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऑस्टिन घबराता हुआ गया और उसने टॉवल उठाया और अपने आप को पोंछने लगा और उसने कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उस लड़की ने कहा कि आखिर तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में ऑस्टिन ने कहा, जी वो मुझे एडवेंचर पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर जंगलों में जाता रहता हूँ और वहाँ पर कैंपिंग करता हूँ। मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि मैं यहाँ पर कुछ दिन कैंपिंग कर सकूँ और पता लगा सकूँ कि आखिर यहाँ पर सच में कुछ अजीब है या फिर सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। और फिर उस लड़की ने कहा, तो बताओ इतने दिनों में तुम्हें क्या पता लगा, कुछ अजीब है इस जंगल में? जिसके जवाब में उस ऑस्टिन ने कहा, जी अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं तो कुछ पता नहीं लग पाया है। वैसे तो अभी तक सब कुछ ठीक है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? तभी उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया और फिर ऑस्टिन ने कहा, वो ये घर मतलब काफ़ी अच्छा घर है आपका, मतलब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, बाहर से भी दिखने में काफ़ी अच्छा है, अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जंगल के अंदर घर मतलब कुछ अजीब नहीं है? और आप अकेली हैं क्या घर में? और फिर उस लड़की ने कहा कि उसे शहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो जंगल के बीचों बीच घर बनवा कर रह रही है। और जब ये बात ऑस्टिन ने सुनी तो ऑस्टिन ने कहा, हाँ शायद आपका फ़ैसला सही है,
क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गई है। वो लड़की ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ इशारा कर रही थी। और ऑस्टिन को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो लड़की बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी अलग सा था। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन वो एकदम रोबोट की तरह थी, जिसके चेहरे पर हाव भाव आते ही नहीं थे। सिर्फ वो इशारा करके बात करती और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही कुछ बोलती। ऑस्टिन इधर उधर की बातें करते करते टाइम को काट रहा था। और उसके बाद जब मौसम ठीक हो गया तब ऑस्टिन ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में आने दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और फिर उस लड़की ने कहा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम आ जाना। ऑस्टिन ने कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर ऑस्टिन वहाँ से घर के बाहर चला गया। उसे उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उसने कहा, अरे यार, कितनी डरावनी लड़की थी। बस शक्ल ही खूबसूरत है, व्यवहार तो एकदम भूतों जैसा है। बताओ यार, अकेली लड़की इतने महंगे घर में रहती है। काश मेरा भी ऐसा घर होता। हाँ, खैर कोई बात नहीं, चलो। ऑस्टिन वहाँ से चला गया और उसने एक जगह पर टेंट को लगाया और वहीं खाना खाकर सो गया। सुबह सुबह के वक्त वो आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा और उसके बाद उसने सोचा कि चलो चलते चलते उस घर में उस लड़की से मिल लिया जाए। न जाने क्यों उसका जो मन था वो उस लड़की से मिलने को कर रहा था, इसलिए वो उस घर के पास गया। वो जैसे ही दरवाजे के पास गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और ऑस्टिन ने आवाज़ लगाई, अरे ज़रा सुनिए, क्या आप घर में हैं? मैं हूँ ऑस्टिन, रात में मैं आया था ना। ऑस्टिन ने ये बात कही तो कोई जवाब नहीं आया। ऑस्टिन ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे ज़रा सुनिए, मैं हूँ ऑस्टिन, क्या हुआ? आप घर में है कि नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप अंदर ही हैं ना? फिर से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ऑस्टिन ने सोचा कि चलो यार, घर के अंदर चलकर देखा जाए। और जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उस घर में कोई भी नहीं था। ऑस्टिन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर खुला घर छोड़कर वो लड़की चली कहाँ गई। ऑस्टिन ने सोचा कि चलो यार, अब यहाँ से चलना चाहिए। अगर वो लड़की आ गई तो सोचेगी कि पता नहीं मैं उसकी बिना परमिशन के घर में कर क्या रहा हूँ। इसलिए वो घर से चला गया और अपना सामान उठाकर जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। पूरा दिन वो उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। उस लड़की का जो अजीब सा व्यवहार था वो आखिर क्यों था। ऑस्टिन उस लड़की को जानता भी नहीं था, फिर भी उसी के बारे में सोच रहा था और उसने पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया। रात के वक्त उसने फिर से टेंट लगाया और टेंट में खाना खाने के बाद सोने लगा। तभी अचानक से उसने देखा कि उसके टेंट के बाहर कोई था और जैसे ही उसने टेंट के बाहर किसी को देखा तो वो तुरंत टेंट के बाहर निकला। तो उसने आसपास देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। ऑस्टिन को लगा कि शायद उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो टेंट के अंदर वापस चला गया। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऑस्टिन को कुछ समझ नहीं आया और फिर उसने टेंट के बाहर जाने का फ़ैसला किया। वो टेंट से बाहर निकला और उसने आसपास अच्छी तरह से देखा और तभी उसके कंधे पर अचानक से किसी ने हाथ रखा और ऑस्टिन घबरा गया। कौन है? और तभी ऑस्टिन ने देखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी और उस लड़की को देखकर ऑस्टिन ने कहा, ओह, तो आप हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे घर पर आए थे ना सुबह? और फिर ऑस्टिन ने कहा,
हाँ, वो मैं आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन आप शायद थी नहीं घर पर। और फिर उस लड़की ने कहा, तुम घर के अंदर भी आए थे। और जैसे ही ये बात ऑस्टिन ने सुनी तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके घर के अंदर आया था आपकी गैर हाज़िरी, लेकिन आपको कैसे पता? आप तो घर में थी नहीं ना। और फिर उस लड़की ने कहा, वो घर पे नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो था। और फिर ऑस्टिन ने उस लड़की से माफ़ी मांगी और उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए आज का डिनर आप मेरे घर में करिए, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। और फिर ऑस्टिन ने कहा, वैसे मैंने खाना खा लिया था, लेकिन आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है आपको रात के वक्त घर में ही रहना चाहिए। जंगल है ना, खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, हम साथ में डिनर करेंगे। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा कहने लगी और फिर आखिर में थक हार कर ऑस्टिन ने सोचा कि चलो इतना कह रही है तो चल लेना चाहिए। ऑस्टिन उस लड़की के साथ उसके घर में आया और वहाँ पर उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बहुत ही सारा खाना था। ऑस्टिन ने कहा, क्या ये सारा खाना आपने बनाया है? और फिर उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मैंने आपके लिए ये सारा खाना बनवाया है। जैसे ही ये बात ऑस्टिन ने सुनी तब ऑस्टिन ने कहा, अरे ये आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर ऑस्टिन की ये बात सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगा कि आप जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं और काफ़ी थक गए होंगे और आपको भूख लगी होगी, तो इसलिए मैंने खाना ज़्यादा बनवा दिया। आपका जो मन करे आप वो खाइए। और जैसे ये बात ऑस्टिन ने सुनी तब ऑस्टिन ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? देखिए कितनी अजीब बात है, अभी तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता। और फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम एलिज़ा है। वो दोनों बैठकर खाना खाने लगे। ऑस्टिन ने कहा, खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ऑस्टिन ने पूछा, क्या आपकी फैमिली नहीं है? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरे डैड थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं अपने डैड की इकलौती संतान हूँ और वो काफ़ी सालों पहले ही गुज़र गए। उसके बाद से ये घर मैंने यहाँ पर बनवाया, क्योंकि मुझे बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो तो आप थोड़े बहुत अच्छे लगने लगे। और फिर ऑस्टिन ने कहा, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको पसंद आया। एलिज़ा ने फिर एक सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर एलिज़ा ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? और फिर ऑस्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शक्ल देखकर लग रहा आपको कि मेरी शादी हुई होगी। और फिर एलिज़ा ने नाम में सर हिलाया। ऑस्टिन ने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी, और अगर हुई होती तो शायद मेरी वाइफ मुझे यहाँ कहाँ आने देती इस डरावने से जंगल में। एलिज़ा ने हंसते हुए कहा, हाँ, डरना चाहिए ऐसे वाइफ से, ये डर ज़रूरी है। वो दोनों हंसने लगे और फिर पहली बार ऑस्टिन ने एलिज़ा को हंसते हुए देखा। और फिर ऑस्टिन ने कहा, आपकी हंसी तो बहुत प्यारी है, जब मैं चला जाऊंगा अपने घर तो काफ़ी याद आएगी ये हंसी। और फिर एलिज़ा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर चले जाएंगे। काश मेरा भी कोई अपना होता, मैं तो इस दुनिया में अकेली रह गई। जितने भी लोग मिले सब मतलबी मिले। और जैसे ये बात ऑस्टिन ने सुनी तब ऑस्टिन ने कहा, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, आप शादी कर लीजिए। और जैसे ही ये बात एलिज़ा ने सुनी तो उसने कहा, हाँ, करनी तो है, लेकिन कोई पसंद का लड़का मिल नहीं रहा।
अभी हाल ही में एक लड़का पसंद आया है, तो देखते हैं क्या होगा। वो दोनों आपस में बात करने लगे और बात करते करते तभी अचानक से ऑस्टिन का फ़ोन बजने लगा। और फिर ऑस्टिन ने देखा तो उसका फ़ोन जो था वो उसकी गर्लफ्रेंड का था। और फिर ऑस्टिन ने तुरंत फ़ोन को काट दिया और फिर उसने एलिज़ा से कहा, अरे मुझे माफ़ करिएगा, अभी मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मैं बाहर से अभी अपने घर वालों से बात करके आता हूँ। और फिर ये बात सुनकर एलिज़ा ने कहा, जी जाइए, वैसे भी यहाँ पर टावर बहुत ही ज़्यादा वीक है। ऑस्टिन सीधा घर के बाहर गया। एक पेड़ के नीचे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल पिकअप किया तो ऑस्टिन ने कहा, बोलो क्या काम है। और फिर ऑस्टिन की जो गर्लफ्रेंड थी उसने कहा, क्या काम है, क्या क्या मतलब, कहाँ हो, अब तक तुम्हारी कैंपिंग ख़त्म नहीं हुई है, पता नहीं कौन सा अजीब सा शौक पाला हुआ है तुमने, इतनी याद आ रही है तुम्हारी, और तुम पता नहीं कौन से जंगल में भटक रहे हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ फिर भी। ऑस्टिन ने फिर सोचा कि अगर वो एलिज़ा को अपने प्यार में फंसा लेगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक बन जाएगा, ज़िंदगी भर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और यही सोचकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, देखो मुझे तुमसे एक बात कहनी है, मैं अब ब्रेकअप कर रहा हूँ, समझी तुम। और जैसे ही ये बात ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड ने सुनी तो उसकी हालत ख़राब हो गई और वो रोने लगी। उसने रोते रोते पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन ऑस्टिन ने चिल्लाते हुए फ़ोन काट दिया और कहा, अब बस, अब मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और सिर्फ टाइम पास कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। और ये कहकर ऑस्टिन ने फ़ोन को काट दिया और सीधा घर के अंदर चला गया। वहाँ पर एलिज़ा बैठी हुई थी और फिर एलिज़ा ने कहा, हो गई घर पर बात। और फिर ऑस्टिन ने कहा, हाँ हो गई। उन दोनों ने खाना ख़त्म किया और उसके बाद ऑस्टिन जो था वो घर के बाहर जाने लगा। और फिर एलिज़ा ने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं। जिसके जवाब में ऑस्टिन ने कहा, अब मैं अपने टेंट में सोने जा रहा हूँ। जैसे ये बात एलिज़ा ने सुनी तो एलिज़ा ने कहा, टेंट में, लेकिन क्यों, आपको टेंट में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप, इतना बड़ा घर है, इतने कमरे, आप कहीं भी सो जाइए। और इतने दिन कैंपिंग तो कर ही ली आपने, और कितनी कैंपिंग करेंगे। और फिर ऑस्टिन ने सोचा कि हाँ यार सही कह रही, वैसे भी इतने बढ़िया और अच्छे घर में रहने का मौका न जाने मिले या ना मिले, इसलिए उसने कहा, चलिए ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ यहीं पर। ऑस्टिन अपना सामान लेकर घर में आ गया और उसके बाद एलिज़ा ने ऑस्टिन को एक कमरा दिखाया और वो कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस कमरे को देखकर ऑस्टिन ने कहा, क्या बात है, लग्जरी से लग्जरी होटल फेल हो जाएगा इस रूम के सामने। और फिर एलिज़ा ने हंसते हुए कहा, क्या आप ड्रिंक करते हैं। ऑस्टिन ने कहा, हाँ कभी कभार, थोड़ी बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं करता। और फिर एलिज़ा ने कहा, एलिज़ा ये बात कहकर वहाँ रूम से चली गई। और फिर ऑस्टिन सोचने लगा कि आखिर एलिज़ा कहाँ गई। ऑस्टिन वहीं पर बेड पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। ड्रिंक करते करते ऑस्टिन को बहुत ही ज़्यादा नशा हो गया था और एलिज़ा को देखकर बार बार उसकी नीयत जो थी वो ख़राब हो रही थी। तभी अचानक से एलिज़ा ने कहा, मैं अभी आती हूँ। और ये कहकर वो बाथरूम चली गई। एलिज़ा को देखकर बार बार ऑस्टिन के दिमाग में काफ़ी गंदे ख्याल आ रहे थे। तभी अचानक से फिर ऑस्टिन ने ध्यान दिया कि एलिज़ा ने बाथरूम का जो दरवाज़ा था उसे बंद ही नहीं किया था। और उसके बाद नशे में ही उसने सही और गलत का जो फ़र्क था उसे भुला दिया और वो खड़ा हुआ। वो सीधा बाथरूम की तरफ गया और उसने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि एलिज़ा अंदर नहा रही थी। और एलिज़ा को बिना कपड़ों के देखने के बाद ऑस्टिन ने अपने ऊपर उसका जितना भी कंट्रोल था उसे खो दिया और एलिज़ा ने भी उसे मना नहीं किया। थोड़ी ही देर बाद वो बेड पर आ गए और उसके बाद एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। और फिर एलिज़ा ने कहा, एक बात याद रखना, ये सब कर तो रहे हो लेकिन शादी करनी पड़ेगी।
और मुझसे शादी करने के कुछ नियम हैं। नशे में ही ऑस्टिन ने कहा, हाँ हाँ मैं कर लूँगा, मुझे सारे नियम मंजूर हैं। वो एक दूसरे के बेहद ही ज़्यादा करीब आ गए और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ऑस्टिन ने कभी सोचा नहीं था। एलिजा ने ऑस्टिन की गर्दन पर काट लिया और ऑस्टिन को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो चीख पड़ा। उसकी चीख से पूरा घर गूंज गया और फिर ऑस्टिन ने एलिजा को देखा तो एलिजा का जो मुंह था वो पूरा खून से रंगा हुआ था और उसके जो दांत थे वो बहुत ही ज़्यादा नोकीले थे। एलिजा कोई इंसान थी ही नहीं बल्कि वो एक वैम्पायर थी। एलिजा ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे शादी करने की कुछ शर्तें हैं और मेरी शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें भी मेरी तरह वैम्पायर बनना होगा। ऑस्टिन ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो उसका जो हाथ था वो पूरा खून से सन गया और ऑस्टिन जो था वो बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद उसे होश आया तो वो कोई इंसान नहीं था, वो एक वैम्पायर बन चुका था। और उसके बाद एलिजा और ऑस्टिन दोनों एक साथ रहने लगे और आज भी वो उस घर में रह रहे हैं और किसी अनजान मुसाफिर का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनकी खून की प्यास को बुझा सके। हाँ, तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ मैंने कुछ और जो मेरी कहानियाँ हैं उन्हें ऐड कर दिया है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप ज़रूर से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। जैरेड एक किसान का बेटा था। उसके पिता के पास बहुत सारी ज़मीन थी। वो रोज़ की तरह अपने कॉलेज जा रहा था और कॉलेज पहुंचते ही जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही उसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो कि जैरेड से सीनियर थे वो जैरेड को परेशान करने लगे। जैरेड ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। रोज़ का काम हो चुका था। अब तो उसे रोज़ उस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स परेशान किया करते थे जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन उसने जैसे तैसे अपने सीनियर स्टूडेंट्स को इग्नोर किया और वहाँ से आगे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने आगे चल के कुछ देखा, उसे देखते ही उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है और जैरेड ने जब ये देखा तब वो गुस्से से लाल हो गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करने के लिए जा ही रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही जैरेड पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके कंधे पे हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड मार्क ने रखा था। और मार्क ने कहा कि और जैरेड कैसे हो, सुबह सुबह मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। और फिर जैरेड ने कहा, अरे यार क्या करूं, ये तो एक कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स, इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। मेरा तो मन करता है एक एक का मुंह तोड़ दूं। और ऊपर से मेरी एक गर्लफ्रेंड देख तो सही कैसे किसी और लड़के के साथ घूम रही है। और फिर मार्क ने कहा, हाँ अरे भाई अब वो तेरे से प्यार नहीं करती, समझा, अब उसे भूल जा, वो कभी तेरी गर्लफ्रेंड थी। हाँ इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे ध्यान दे, मैं चलता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। और ये कहकर मार्क वहाँ से चला गया। जैरेड ने भी सोचा कि मार्क सही कह रहा है, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा तो उसका आने वाला कल ही ख़राब होगा और कुछ नहीं। जैरेड फिर अपनी क्लास में चला गया और अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आई और ठीक जैरेड के बगल में बैठ गई और जैरेड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में घूरते हुए देखा और वहाँ से उठ के कहीं और चला गया। जैरेड की आंखों में जब उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्सा देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, इसलिए वो फिर जैरेड के पास नहीं गई। जैरेड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप पे
कंट्रोल किया हुआ था। तभी वहाँ टीचर आए और पढ़ाने लगे। जैसे तैसे करके उस दिन जैरेड ने अपना कॉलेज ख़त्म किया और कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने घर वापस आया। जैरेड का मुंह उतरा हुआ था, जिसे देखकर जैरेड की मॉम ने उससे पूछा, क्या बात है, आज मुंह कुछ ज़्यादा ही उतरा हुआ है। और फिर जैरेड ने कहा, कुछ नहीं। और यह कहकर जैरेड अपने कमरे में चला गया। जैरेड वीडियो गेम्स खेलने लगा और वीडियो गेम्स खेलते खेलते रात हो गई। रात के वक्त जैरेड ने खाना खाया और अपने कमरे में वापस सोने के लिए आ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में उसी की गर्लफ्रेंड्स के ख्याल आ रहे थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पा रहा था। वो अपने बेड से खड़ा हुआ और अपने रूम की विंडो को खोलकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली और अपनी गर्लफ्रेंड को भुलाने की कोशिश करने लगा। वो ये सब कर ही रहा था, तभी उसका ध्यान दूर जगह पर पड़ा। तो उसने देखा कि उसी के एक खेत में कुछ हलचल नज़र आ रही थी, जिसे देखकर जैरेड थोड़ा चौकन्ना हुआ और उसने ध्यान से देखा तो कोई फसल को बर्बाद कर रहा था, जिसे देखकर जैरेड काफ़ी चौकन्ना हो गया और वो एक डंडा लेकर तुरंत घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो खेत की तरफ भागा। जैसे ही वो खेत की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था, जो कि उसकी फसल को ख़त्म कर रहा था। और जैसे ही जैरेड ने उसे देखा तब जैरेड ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ओए, क्या मेरी फसल को ख़राब कर रहा है, इधर आ, अभी बताता हूँ तेरे को। तभी जैरेड ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उस आदमी के बड़े बड़े दांत थे और उसके दांतों से खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल था और वो लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था। जैसे ही उस आदमी ने जैरेड को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, और ये कहकर वो जैरेड की तरफ बढ़ने लगा। जैरेड ने जब उस इंसान को ध्यान से देखा तब पता चला कि वो इंसान नहीं है, बल्कि एक वैम्पायर है, जिसके दांत काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जैरेड के हाथ में एक टॉर्च था। उसने टॉर्च को वहीं फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो वैम्पायर जैरेड के पीछे पीछे भाग रहा था। जैरेड वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने घर जाएगा और अगर वैम्पायर घर में घुस गया तब उसकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, जिसकी वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो भागता हुआ अपने ही खेत के एक स्टोर रूम में चला गया। लेकिन उस वैम्पायर ने जैरेड का पीछा नहीं छोड़ा और वो जैरेड को मारने के लिए उस स्टोर रूम तक आ गया और वो बाहर से दरवाजे को पीटने लगा। जैरेड तैयार होने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। जो औजार काम आते हैं उन्हें हथियार बनाकर उठा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो वैम्पायर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मार रहा था और साफ पता चल रहा था कि दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। लेकिन जैसे तैसे करके उस दरवाजे ने 2 से ढाई घंटे उस वैम्पायर को बाहर ही रखा और जैरेड के दिमाग में एक आइडिया आया। जैरेड ने सोचा कि शायद अगर इस वैम्पायर से बचना है तो उसे कैद करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और फिर दरवाजे के पीछे छुपकर दरवाजे को खोल दिया और वो वैम्पायर पागलों की तरह अंदर घुस गया। दरवाजे के पीछे छुपे होने की वजह से वैम्पायर को जैरेड नज़र नहीं आया और वो अंदर घुस गया। जैरेड ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो बाहर निकल गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर जब उस वैम्पायर ने देखा कि वो फंस गया है तब वो और भी ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैरेड भागते हुए अपने घर में गया और उसने अपनी मम्मी पापा को ये बात बताई। तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बेटा, क्या तुम्हें अभी मजाक करने का वक्त मिला है? हाँ, चुपचाप से सो जाओ। हाँ, और वैम्पायर कुछ नहीं होता, तुम्हारा कोई वहम होगा, सो जाओ। और जब जैरेड के पापा ने ये बात कही तब जैरेड का दिमाग ख़राब हो गया।
जैरेड ने अपने पूरे परिवार को समझाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। सब ने एक ही जवाब दिया, अरे कुछ नहीं है ऐसा, चुपचाप से सो जा, मजाक करता है फालतू का, जा जाके सो जा। जैरेड अपने कमरे में चला गया और वो सोचने लगा कि आखिर आगे क्या करे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और फिर पुलिस को कॉल करी, और पुलिस को कॉल करने के बाद उसने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, सर मुझे हेल्प चाहिए। जिसके जवाब में पुलिस स्टेशन से पुलिस ने कहा कि हाँ जी सर बताइए, कहाँ आना है। और फिर जैरेड ने कहा, सर मैं पुलिस स्टेशन से दूर एक खेत है, उसमें एक घर है, मैं वहीं रहता हूँ, और मुझे एक वैम्पायर मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसने मुझे मारने की कोशिश करी, मैंने जैसे तैसे उसे स्टोर रूम में कैद कर लिया है, आप जल्दी आ जाइए। और जैसे ही पुलिस वाले ने ये बात सुनी तो उसने चिल्लाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने ये पुलिस स्टेशन टाइम पास करने के लिए फ़ोन किया है? वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और आगे से अगर ये बकवास करने के लिए फ़ोन किया ना तो वहीं आकर अरेस्ट कर लूँगा, समझ गए? और ये कहकर पुलिस वाले ने फ़ोन रख दिया। जैरेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस खूंखार वैम्पायर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था और वो टेंशन से बेहोश हो गया। तभी तकरीबन सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली। वो होश में आया तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है, और फिर वो भागता हुआ नीचे गया। उसने देखा कि उसके पिताजी वहाँ नहीं हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, मॉम डैड कहाँ है? जिसके जवाब में उसकी मॉम ने कहा, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ होंगे, ड्यूटी पर गए खेतों में काम करने। और फिर जैरेड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया, कहीं उसके पिताजी औजार लेने के लिए उस स्टोर रूम में घुस गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो भागता हुआ वहाँ गया। तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसके पिताजी का कटा हुआ सर खेत के बीचों बीच पड़ा हुआ है, और उसके पिताजी के शरीर के टुकड़े पूरे खेत में फैले हुए, जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और तभी उस स्टोर रूम से उस वैम्पायर ने जैरेड के पिताजी का कटा हुआ पैर जैरेड की तरफ फेंका, और जैरेड ने जब ये देखा तब वो चीखने चिल्लाने लगा। जैरेड ने ध्यान दिया कि वो वैम्पायर बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर धूप थी और धूप की वजह से उसकी त्वचा जल रही थी, इसलिए वो अंदर स्टोर रूम में ही था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वहाँ से एक पुलिस वाले की गाड़ी गुजर रही थी। जैरेड भागता हुआ पुलिस वाले की गाड़ी के आगे आ गया, और फिर पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, जिसे देखकर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे क्या हो गया, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, मेरे पिता का किसी ने मर्डर कर दिया है, उस स्टोर रूम में एक वैम्पायर है। उस पुलिस वाले ने कहा, वैम्पायर? क्या मजाक कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। और तभी जैरेड ने कहा, अरे उधर देखो। और फिर पुलिस वाले ने खेत की तरफ देखा तो खेत में वही कटी फिटी लाशें थी जैरेड के पिताजी की, जिसे देखकर उस पुलिस वाले को यकीन हो गया कि जैरेड सच कह रहा है। और फिर वो पुलिस वाला अपनी गन लेके उस स्टोर रूम के तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही वो पुलिस वाला स्टोर रूम के ज़्यादा पास आया, उस वैम्पायर की आवाज़ उस पुलिस वाले ने सुनी। जिसे सुनकर उस पुलिस वाले को भी यकीन हो गया कि अंदर कोई खतरनाक चीज़ है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, क्या सच में एक वैम्पायर है? और फिर जैरेड ने हाँ में सर हिलाया। जैरेड के सामने उसके पिताजी की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे और वो रोए जा रहा था। जैरेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में जाके क्या बताएगा। उस पुलिस वाले ने जैरेड को देखते हुए कहा, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उस पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और कंट्रोल रूम से कहा, हेलो, मुझे बहुत बड़ी फोर्स चाहिए, यहाँ एक वैम्पायर मिला है। जिसके जवाब में कंट्रोल रूम वालों ने फोर्स भेजने से मना कर दिया, क्योंकि फोर्स भेजना कोई छोटी बात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। और वैम्पायर का नाम सुन के कंट्रोल रूम वालों को लगा कि पुलिस वाला शायद मजाक कर रहा है, और कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि अगर उसने आगे से फ़ोन किया ऐसा भद्दा मजाक करने के लिए तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा जैरेड से, मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम बाहर ही रहना, मैं देखता हूँ इस वैम्पायर को।
और वो अपनी बंदूक लेकर उसे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने ही लगा। और वो अपनी बंदूक लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी जैरेड ने उस पुलिस वाले को मना कर दिया, क्योंकि जैरेड को पता था कि वो वैम्पायर कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो पुलिस वाला स्टोर रूम के सबसे नज़दीक पहुंचा, तभी उस वैम्पायर ने अपना एक हाथ उस दरवाजे के ऊपर मारा और उसका हाथ दरवाजे के आर पार हो गया और उस वैम्पायर ने उस पुलिस वाले को अंदर खींच लिया। और फिर जब जैरेड ने ये नज़ारा देखा तो उसकी रूह कांप गई और उसने चिल्लाते हुए उस पुलिस वाले को सुना। और थोड़े ही सेकंड बाद उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर बाहर उस वैम्पायर ने फेंक दिया, जिसे देखकर वापस से एक बार फिर जैरेड को काफ़ी गहरा सदमा लग गया। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और वो चिल्ला पड़ा और चिल्लाते हुए उसने पीछे मुड़ा, कौन है? और फिर जैरेड ने देखा कि और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था मार्क। और मार्क को देखकर जैरेड ने कहा, मार्क तू यहाँ? और फिर मार्क ने कहा, अरे जैरेड तू इतना घबराया हुआ क्यों है भाई? और इस चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ क्या कर रहा है? और फिर जैरेड ने उसे सारी बातें बताई। मार्क ने वहाँ पर उस पुलिस वाले की लाश और जैरेड के पिता की लाश देखी, तब वो समझ गया कि जैरेड सब कुछ सही कह रहा है। और उसने वापस पुलिस स्टेशन में कॉल किया और फिर उसने पुलिस वाले से कहा, हाँ जी सर 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 एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, मैं यहाँ पर हूँ और जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले आ गए और एक बार और इस बार कई सारे पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों ने वहाँ पर लाश देखी, तब वो समझ गए कि मामला बहुत पेचीदा है। और तभी एक पुलिस वाला अपनी गन लेके उस स्टोर रूम में जाने लगा। जैरेड ने चिल्लाते हुए पुलिस वाले से मना किया, लेकिन उस पुलिस वाले को अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास था, जिसकी वजह से वो बिना डरे अपनी बंदूक लेकर उस स्टोर रूम में घुस गया। उसे लग रहा था कि अंदर कोई सीरियल किलर है जिसके पास कोई खतरनाक हथियार है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला ज़्यादा डरा नहीं और बहादुरी के साथ अंदर घुस गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर जैरेड समझ गया कि उस पुलिस वाले का भी अंजाम वही हुआ जो कि बाकियों का हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद उसका सर भी उस वैम्पायर ने बाहर फेंक दिया और ये सब देख के सारे पुलिस वाले घबरा गए। तभी वहाँ पर जैरेड की मम्मी आ गई और जैरेड की मम्मी ने वहाँ ये सब नज़ारा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। जैरेड की मम्मी जैरेड के पास आई और फिर जैरेड की मम्मी ने कहा, क्या हो गया है जैरेड? यहाँ ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? और जैरेड की मम्मी ये सब बोल ही रही थी, तभी जैरेड की मम्मी की नज़र वहाँ लाशों पर पड़ी और अपने हस्बैंड की लाश पर भी पड़ी, जिसे देखते ही वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। जैरेड ने अपनी मम्मी को संभाला और घर लेकर चला गया। जैरेड का रोना रुक ही नहीं रहा था और वहीं मार्क भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। अचानक से इतना सब कुछ हो गया, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और फिर पुलिस वाले भी वहाँ बाहर पहरा दे रहे थे। ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वैम्पायर को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ एक पुलिस वाले ने कहा कि वैम्पायर के सीने में अगर लकड़ी की तलवार घुसाई जाए तब वो मर जाता है। और तभी बाकी लोगों ने भी हाँ में सर हिलाया और वहाँ पर एक लकड़ी की तलवार मंगाई गई और फिर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि अंदर जाएगा कौन। तभी एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाते हुए आगे जाने का फैसला किया और उसने उस तलवार को लिया और वो स्टोर रूम में घुस गया और उसने देखा कि वो वैम्पायर लाशों को कच्चा चबा रहा था और वो उस पुलिस वाले को देखकर हंसने लगा। उस पुलिस वाले ने बिना कोई देर किए उस वैम्पायर के सीने में उस तलवार को घुसा दिया, लेकिन उस वैम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा वो हंसने लगा। और उस वैम्पायर की हंसी सुनकर उस पुलिस वाले के कानों से खून निकलने लगा और उस पुलिस वाले की मौत भी हो गई। और कुछ ही सेकंड्स बाद उसका भी कटा हुआ सर उस वैम्पायर ने बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे उस वैम्पायर की शक्तियाँ बढ़ने लगी और वो स्टोर रूम को तोड़कर बाहर आ गया
और फिर उसने एक एक करके वहाँ पर खड़े सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। और फिर सारे पुलिस वाले वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। जैरेड अपनी माँ का ख्याल रख रहा था अपने घर में, और मार्क भी वहाँ से जा चुका था। तभी जैरेड को उसी वैम्पायर की आवाज़ सुनाई दी। वो वैम्पायर भागता हुआ जैरेड के घर की तरफ आ रहा था, और जैरेड को समझ आ गया था कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो वैम्पायर आज़ाद हो चुका है। अब वो जैरेड को और उसकी माँ को नहीं छोड़ेगा। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी उसके घर का दरवाज़ा कोई पीटने लगा, और जैरेड को पक्का पता था कि ये और कोई नहीं, वही वैम्पायर है। जैरेड ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि वो और उसकी माँ को कुछ ना हो। उसके पिताजी तो जा ही चुके हैं, अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई, और वो वैम्पायर चिल्लाता हुआ घर के अंदर भागने लगा। जैरेड ने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर रखा था, और उसने घर में रखी एक रिवॉल्वर को उठा लिया और बंदूक को सीधा दरवाजे की तरफ तान दिया। उसे पता था कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, और ऐसा ही हुआ। उस वैम्पायर के कुछ ही वार से वो दरवाज़ा टूट गया, और जैसे ही वो वैम्पायर अंदर घुसा तो ताबड़तोड़ गोलियां जैरेड ने उस वैम्पायर के सीने पे चला दी। लेकिन उस वैम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस वैम्पायर ने जैरेड के ऊपर हमला कर दिया, और जैरेड उस वैम्पायर के सामने कमज़ोर पड़ने लगा। उस वैम्पायर ने जैरेड को उठाकर फेंक दिया, और जैरेड अलमारी से टकरा गया, और वो अलमारी पूरी तरह से टूट गई। उस अलमारी का सामान नीचे गिर गया, और उसमें किस्मत से पवित्र पानी रखा हुआ था, और उस पानी को जैरेड ने उस वैम्पायर पे फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वैम्पायर की स्किन जलने लगी और वो चिल्लाने लगा। उसी पानी से जैरेड ने उस वैम्पायर को थोड़ा कंट्रोल किया और उसे कमज़ोर करता गया। और फिर अचानक से जैरेड ने उस पूरी बॉटल को उस वैम्पायर के ऊपर फोड़ दिया, जिसकी वजह से वो वैम्पायर जलने लगा और वो जल जल के बेहोश हो गया। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जैरेड किचन में गया, और किचन में जाकर उसने गार्लिक जितनी भी घर में थी सबके सब उठाकर उस वैम्पायर पे लाकर रख दी। और उस गार्लिक की वजह से वो वैम्पायर जलने लगा, और कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो गया। जैरेड की माँ अभी भी बेहोश थी। जैरेड ने चैन की सांस ली, क्योंकि वैम्पायर मारा गया था। तभी जैरेड को अपनी पीठ पे काफ़ी दर्द महसूस होने लगा, और फिर जैरेड ने मिरर में देखा तो उस वैम्पायर के दांत उसकी पीठ पर थे, जिसका मतलब अब जैरेड भी एक वैम्पायर बन जाएगा। जैरेड ने अपने घर को आखिरी बार देखा, और अपनी माँ को भी, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर वो घर में रहेगा तो उसकी माँ को उससे खतरा होगा। इसलिए वो अपने घर को छोड़कर वहाँ से जा रहा था, और वो कुछ ही दूर निकला था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनकर जैरेड की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो आवाज़ और किसी की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड की थी। और जैरेड वहाँ से जाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार देख रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने जैरेड को रोका, और जैरेड रुक गया, और उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे खेत के स्टोर रूम में एक वैम्पायर घुस गया था, और उसने कई लोगों को मार दिया। तो तुम तो ठीक हो ना? और फिर जैरेड ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगा। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने वापस चिल्लाते हुए कहा, अरे अब कहाँ जा रहे हो? और फिर जैरेड ने कहा, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, तुमसे दूर, इस घर से दूर, इस शहर से दूर, जहाँ कोई भी ना हो। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे दूर जाओगे, अपनी मॉम से दूर जाओगे? तुम्हारे फादर तो अब नहीं रहे, तो तुम्हारी मॉम क्या अकेले रह पाएंगी? और फिर जैरेड ने कहा, अगर मैं अपनी मॉम के साथ रहा तब हो सकता है कि उनकी जान पे खतरा आ जाए, और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दे सकता। फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने कहा, आखिर तुम दूर क्यों जाना चाहते हो? और फिर जैरेड ने कहा, अब मैं भी एक वैम्पायर बन गया हूँ,
और ये कहकर उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और उसने पीठ पर उन दांतों के निशान दिखाए। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड की आंखों में भी आंसू आ गए और फिर उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर जैरेड ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान। और जब जैरेड ने ये बात कही तब जैरेड की गर्लफ्रेंड उसके पास आई और उसने जैरेड को किस किया और कहा मुझे काट लो, फिर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी। और फिर जैरेड ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा मैं खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। और जब जैरेड ने यह बात सुनी तब वो रोने लगा और उसने रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को काट लिया और वो भी एक वैम्पायर बन गई और वो वहाँ से चले गए, ऐसी जगह जहाँ किसी को उनसे खतरा ना हो।